जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। वन शॉट हमारे आसपास के पदार्थ क्लास। एक वीडियो में पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। वन शॉट हमारे आसपास के पदार्थ खल्लास। तो अगर अगर आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक लगी हुई है, फिलहाल तो अभी सबकी एनसीईआरटी बुक नहीं हो गई, तो 2023-24 के हिसाब से ये सिलेबस बनाया जा रहा है। तो क्या, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है पदार्थ को, कि पदार्थ क्या होता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनके पास कुछ द्रव्यमान है, मतलब कोई भी वस्तु है जिसको अगर आपके हाथ पे रखा जाए तो उसका कुछ भार आपको महसूस होता है, ठीक है, और वो कुछ जगह घेरती है, ठीक है। कहीं पे रखोगे तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज है जो आपके पास आसपास नहीं है, जो जगह ना घेरती हो, जिसके पास कुछ भार ना हो? तो भाई आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, सब आपके पास आसपास मिट्टी होगी, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, पेन है, किताब है, सब क्या करती हैं? सब में कुछ ना कुछ भार होता है, सबको जगह रखने के लिए कोई जगह चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ पदार्थ है। अच्छा, पर कुछ ऐसी चीजें हैं बाबू, जो कि पदार्थ नहीं है। तो वो समझना बाबू क्या क्या है। सबसे पहली चीज, जो आपकी प्रकाश की आती हैं तरंगे, जो रोशनी आती है, ठीक है, प्रकाश की जो तरंगे आती हैं, ये क्या है? पदार्थ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका आता है साउंड की आवाज आती है, जब डीजे बजता है तो जो आवाज आती है वो भी पदार्थ नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, आपकी फीलिंग, वो भी पदार्थ नहीं है। आपका प्यार किसी के लिए, ठीक है, कोई आपको पसंद है, आप उससे प्यार करते हैं, वो भी पदार्थ नहीं है। जो आप पसंद करते हैं उसका क्या कुछ भार है? कोई जगह लेती हो कहीं? नहीं। इसी तरीके से सूर्य की रोशनी जो है वो क्या कोई भार है? उसमें कुछ वजन है? नहीं। कहीं जगह लेती है सूर्य की रोशनी को? कहीं आप बंद करके रख सकते हो? नहीं। इसी तरीके से जो आपकी आवाज है, जो ध्वनि है, ये भी क्या जगह लेती है? कहीं आप इसको जगह चाहिए? नहीं। इसको आप कहीं बंद करके रख सकते हैं कि डीजे चल रहा है, आप बॉक्स ले गए, एक बॉक्स ले गए, उसके अंदर उसकी आवाज को बंद कर लिया, अब बाद में सुनोगे तो वो सुनाई देगी? नहीं कर सकते, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। तो वो विश्व की वो चीजें जिनके पास कुछ द्रव्यमान है, जिनको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए या कुछ स्थान घेरे, उनको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट आपका पदार्थ। पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए किताब, पेन, सूरज, हवा, पानी, ये क्या है? आपके पदार्थ हैं, ठीक है। अच्छा, पदार्थ हमने समझ लिया। अब जब कोई चीज होती है तो उसकी कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, उसी को बोला जाता है गुणधर्म। जैसे आप हो, आपकी कुछ विशेषता होगी, ठीक है। आप काले हो, गोरे हो, अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, गाली देते हो, ये क्या है? आपकी विशेषताएं हैं। आप पढ़ने में अच्छे हो, बुरे हो, ये आपकी क्या है? विशेषताएं। उसी तरीके से जो पदार्थ के अंदर कण है ना, क्योंकि पदार्थ क्या है? कण से मिलके बना हुआ है। आप मिट्टी उठाओ छोटा सा, उसमें देखो छोटे छोटे कण होंगे, तो वो क्या है? पदार्थ। कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप उठाओ, लोहे का देखोगे, लोहे का बुरादा भी उसमें छोटे छोटे कण ही होते हैं। तो कोई भी चीज है वो क्या है? कण से बन के मिलके बनी हुई है। तो जो कण है, कण के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे आपके बाबू कुछ गुणधर्म है, आप अच्छा बोलते हो, ठीक है, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, डेली सुबह नहा धो के विद्यालय जाते हो, ये आपके क्या है? गुणधर्म है, विशेषताएं हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं नहा के आते हैं, गंदे कपड़े पहन के आते हैं, वो क्या है? उनकी विशेषताएं हैं। तो इसी तरीके से कण की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पदार्थ की कण की विशेषता है, सबसे पहली, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। मतलब दो कण, जैसे मिट्टी के दो कण हैं, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और ये कण जो है हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनके कण जो है एक दूसरे को आकर्षण बल लगता है उनके बीच में। जैसे चुम्बक चिपका रहता है ना, दो चुम्बक लो, चिपक जाता है, उसी तरीके से जो कण है आपके, ये भी इनके बीच में आकर्षण बल रहते हैं, ये चिपके रहते हैं। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से समझेंगे बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग लगी है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। बाबू इसको ध्यान से समझना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
इसको कैसे समझा जा सकता है, यहाँ पे देखो एक उदाहरण बताया गया है। एक क्या ले लिया गया है, इसमें देखो पानी ले लिया गया है, एक बीकर है जिसके अंदर पानी ले लिया गया है, और इस पानी पे देखो यहाँ पे एक जहाँ पे जल लिखा है ये देखो पाई सी पड़ी है, ठीक है, इसको डिनोट कर लेना ये। और दूसरे वाले बीकर में भी यहीं पे है, तीसरे वाले बीकर में भी यहीं पे है ये पाई, और इसका जो कण है दिखाया गया है ना, छोटे छोटे कण दिखाए गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण दिखाए गोले गोले से, वो क्या है, पानी के कण हैं। अच्छा, इसमें क्या कर दिया गया, नमक डाल दिया गया, ठीक है, दूसरे वाले डायग्राम में दिख रहा है ये 1 चम्मच नमक लिया और इसमें डाल दिया। तीसरे वाले डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये एक छड़ी लिया उससे इसमें घोल दिया गया है नमक को। तो हमने क्या देखा, ये जो पानी के कण थे ब्लू ब्लू कलर के जो हैं, और जो नमक के थोड़े काले से बनाए गए हैं, वो क्या हुआ, इस पानी के कण के बीच में देखो जगह थी, वहीं पे जाके वो बैठ गए, ठीक है, वहीं पे जाके बैठ गए। और अगर आप इस डायग्राम से ना समझो तो आप वैसे अगर इसको करना चाहो तो आप एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें एक पानी डालो और 1 चम्मच नमक डालो। तो आप जब पानी लोगे ग्लास पे जितना पानी रहेगा उसको इंडिकेट कर लेना ऐसे, और 1 चम्मच पानी डाल के उसको घोलना। घोलने के बाद आप देखोगे पानी का स्तर पहले जितना था अब भी उतना ही है, ठीक है, पानी का स्तर नमक घोलने से पहले जितना था नमक घोलने के बाद भी उतना रहेगा। पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था कि नहीं, पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने पानी था जितना पानी था उसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो भाई पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, पर नहीं बढ़ता है। इसका कारण है कि पानी के अंदर कुछ जगह थी जहां पे जाके नमक के कण बैठ गए, ठीक है, तो यही वही दिखाया है इस डायग्राम में, जो जगह थी वहां पे जाके नमक के कण बैठ गए और पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। तो ये समझ में आया, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका मतलब क्या है कि पानी के बीच में रिक्त स्थान होता है, तभी पानी का स्तर नहीं बढ़ा। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब सबसे कम क्या होता है, ठोस में होता है। अच्छा, ठोस द्रव गैस समझ लो, ठोस द्रव गैस क्या चीज है, ठोस होता है जैसे बर्फ है आपका, पानी क्या होता है, तीनों रूप में पाया जाता है, आप उसको जमा दो तो बर्फ बन जाता है, वो क्या कहलाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। द्रव क्या है, पानी के रूप में है तो वो क्या है, द्रव। गैस जब उसको आप उबालते हो भाप बन जाता है, यानी कि गैस बन जाता है, तो ये होती है ठोस द्रव गैस। अच्छा, तो सबसे कम ठोस में होता है क्या, रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है, मतलब ठोस के अंदर जो कण हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, उनमें उनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, समझ रहे हो, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। अच्छा, उससे अधिक द्रव में होता है, जो द्रव में होगा उसमें उसके कण जो है थोड़े दूर दूर रहेंगे, और ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक गैस में होता है, और गैस में इसके कण और दूर दूर रहते हैं, ठीक है। ठोस द्रव गैस, ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक गैस में होता है। तो ये हमने समझ लिया, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके बाद दूसरा गुणधर्म था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पे डाली, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब भाई इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए अगर आप नील देखे हो, नील जिससे हम कपड़े को नीला करते हैं, का नील लो, एक गिलास पानी लो, उसमें 2 बूंद नील की डालो और पानी को वैसे छोड़ दो, तुरंत वैसे छोड़ दो, उसको हिलाओ डुलाओ मत, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो नील थी वो पूरे पानी में फैल गई है, ठीक है, वो पूरे पानी में फैल गई। तो कैसे फैल गई भाई, आपने तो उसको हिलाया डुलाया नहीं, फिर भी फैल गई। ऐसा इसलिए हुआ कि जो पानी के कण थे ना, जो पानी के कण थे वो आपस में घूमते रहते हैं, वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, वो घूमते रहते हैं। अब जब वो घूम रहे हैं तो नील का जो कण आया उसको लेके पूरे में घूमने लगे, अब पूरे में लेके घूमने लगे तो पूरे में नील फैल गई, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें परिभाषा में है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, ठीक है, तापमान जब बढ़ाते हैं तो और तेज हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब कणों के बीच कणों की गति, तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे कम होती है ठोस में। अगर बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसमें अगर आप नील डालोगे उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, जहां पे नील पड़ेगी उतनी ही दूर नील अपने आप घुल पाएगी, बर्फ के अंदर जा पाएगी, ठीक है, पूरे में नहीं जाएगी। तो उसमें क्या होता है, सबसे कम गतिशील होते हैं, उसके पार्टिकल, उसके कण जो हैं सबसे कम होते हैं। द्रव में माध्यम होता है, द्रव में उससे थोड़ा ज्यादा गतिशील होते हैं, गैस में सबसे अधिक गतिशील होते हैं, ठीक है, गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। भाप जैसे होती है, उसको ऐसे छोड़ो ही हवा में तो वो दूर दूर भगती चली जाती है, मतलब बहुत ज्यादा तेज गतिशील होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब तीसरा गुणधर्म था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखो तीसरा कणों के पदार्थ का गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गुणधर्म हम समझते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको समझने के लिए आपके घर पे होगी टूटी, ये ठीक है, टूटी होती है जिसमें से पानी आता है। ये लो हमने इसका बना दिया घुमाने वाला, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, इसमें से पानी गिर रहा है, नॉर्मल टोंटी चल रही है। अगर आप इसके बीच में अपनी उंगली लाओगे तो क्या होगा, ये पानी आपकी उंगली के ऊपर आएगा, ऐसे दो भागों में बट जाएगा और फिर उसके बाद फिर ये जुड़ जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर इनके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता तो अगर हम इसके बीच में यहाँ पे उंगली रख रहे हैं तो ये पानी दोनों अलग अलग हो जाना चाहिए था, बंट जाना चाहिए था भाई। पर इनके बीच में क्या होता है, कोई बल काम करता है जो इनको खींच के रखता है। तो ये आपकी उंगली थी, उंगली के हटते ही, उंगली जहाँ तक थी वहाँ तक तो पानी नहीं आया, पर हटते ही क्या हुआ, ये वाला पानी इधर वाला पानी सब क्या हो गया, इकट्ठे हो गए, जुड़ने लगे और जुड़ गए, फिर एक साथ ही बहना शुरू हुए, फिर एक साथ ही बहना शुरू हुए। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो वही यहाँ पे समझेंगे, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल अब किस किस में सबसे अधिक होता है, किस में सबसे कम होता है, उसको समझते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में, क्योंकि ठोस बता दिया ना, ठोस जैसे बर्फ है आपका, उसका कण क्या है, उसको आपको तोड़ने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपको कहीं बर्फ का टुकड़ा तोड़ो तो उसमें आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी पानी की तुलना में। पानी को तो भाई ऐसे उंगली से मारोगे ऐसे अलग अलग हो जाएगा, पर बर्फ को ऐसे उंगली से मारोगे टूटेगी क्या, नहीं, मतलब उसके बीच में और बहुत ज्यादा आकर्षण बल है। और गैस मतलब भाप बनी है, भाप को तो ऐसे फूंक दोगे तो वो ऐसे अलग हो जाती है, भाप को तो ऐसे फूंकोगे तब भी वो अलग हो जाती है, तो उसमें और ही कम आकर्षण बल होता है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है आकर्षण बल, माध्यम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो हमने इसके तीनों गुणधर्म पढ़ लिए, किसके, पदार्थ के कणों के गुणधर्म हमने पढ़ लिए। ये वाला भी समझ लिया, ये वाला समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, मतलब ये भौतिक रूप से किन किन रूप में देखा जा सकता है। तो पदार्थ की जो आप देख पाते हो डेली डेली के क्रियाकलाप में आप देख पाते हो बच्चों, वो आपका है ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं में आप देख पाते हो। पर आपकी बुक में ये 5 अवस्थाएं दी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं दी गई हैं, पर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी, सिर्फ 2 3 यही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आप जान लो कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पर किसके बारे में पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि इसी के बारे में आपकी बुक के अंदर बताया गया है। चलो समझते हैं भाई, ठोस क्या होता है। ठोस में देखो, ठोस जैसे ये आपकी चौक है, चौक को प्लेट पे रखा गया है, तो इसके अगर कणों की बात करें तो अगर इसको बिल्कुल जूम करके देखेंगे तो इसके क्या होंगे, कण ऐसे बने होंगे, देख रहे हो, बिल्कुल नजदीक नजदीक, जो काले काले डॉट हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखा हुआ है। ठीक है, ये होता है ठोस का स्ट्रक्चर। इस तरीके से ठोस की चीजें क्या होती हैं, ऐसे उसके कण जो होते हैं बंधे होते हैं इस तरीके से। अच्छा, द्रव में ये देखो, द्रव ये आपका पानी रखा गया है इसके जग के अंदर कह लो, या फिर इसको बोलते हैं इसका कुछ नाम है, वैसे साइंटिफिक नाम है, चलो आप किसी कोई बर्तन है, ठीक है, बीकर बोलते हैं, बीकर, बीकर है, इसमें आपका पानी रखा गया। तो इसका इतना सा छोटा सा सैंपल लिया, इसको जूम किया है। अब यहाँ पे देखो इसके जो कण है ना, देखो ठोस की अवस्था, ठोस से की तुलना में ठोस में क्या थे, बिल्कुल अलाइन थे, लाइन लाइन से थे, पर यहाँ पे क्या है, इधर उधर पड़े हुए हैं और इनके बीच में एक डॉट तीर सा दिखाया गया है लाल लाल। इसका मतलब है इनके कण क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि कणों का गुण क्या है, वो निरंतर गतिशील रहते हैं, तो ये क्या है, गतिशील है। ठीक है, अच्छा गैस की बात करते हैं। गैस देखो, एक गुब्बारे में गैस भरी हुई है, ठीक है, इसका इतना सा सैंपल लिया, उसको जूम किया है, उसके अंदर देखा कि जो कण है इनके अंदर और ज्यादा वाइब्रेशन दिखा रहा है, ये तो और ज्यादा घूम रहे हैं, ये और ज्यादा गतिशील है और इनके बीच में और ज्यादा जगह है। किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में, द्रव की तुलना में इसमें और ज्यादा जगह है, मतलब ये और दूर दूर है और अधिक गतिशील है, और क्या है, अधिक गतिशील है, और इनके बीच में कम आकर्षण बल है, क्योंकि ये दूर दूर हैं भाई, दूर दूर हैं तो और कम आकर्षण बल होगा। और इसमें क्या था, थोड़ा नजदीक थे, ठीक है, गैस की तुलना में, और ठोस में तो बिल्कुल एकदम लाइन लाइन से थे, समझ गए। अच्छा, अब इनके बीच में कुछ गुणों के आधार पर बताया गया है इनमें अंतर समझना। सबसे पहली बात करें अगर आकार की, अगर हम
अगर हम आकार के आधार पे बात करें कि इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, तो आपका ठोस कोई चीज है भाई, उसको आप कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, वो क्या रहेगा, उसी आकार का रहेगा, ठीक है। ठोस कोई चीज है, उसको कहीं भी ले जाओ, उसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब इसका निश्चित आकार होता है, ठीक है, ठोस में। और अगर कोई चीज द्रव में है, जैसे पानी, पानी को अगर गिलास के अंदर डालो तो वो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक है। कटोरे के अंदर डालो, कटोरे का आकार ले लेगा, मतलब इसका आकार क्या है, अनिश्चित आकार होता है। इसी तरीके से गैस है, गैस को आप गुब्बारे में भर रहे हो, गोल वाला गुब्बारा है तो गोल गोल पूरा गैस आकार ले लेगी, ठीक है। अगर वो दिल वाला है तो दिल वाला आकार ले लेगा, अगर वो लंबा वाला है तो लंबा वाला आकार ले लेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो हमें निश्चित आकार सिर्फ ठोस का होता है, द्रव और गैस का दोनों का अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। उसके बाद बीमाएं की बात कर लें, ठीक है। बीमाएं मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी बीमाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, बीमाएं तो ठोस की जो है वो क्या है भाई, वो तो अपना आकार बदलता ही नहीं है, तो उसकी बीमाएं क्या होंगी, निश्चित होंगी, वो अपना आकार बदलेगा ही नहीं। भाई बर्फ है, बर्फ को आप चाहे कटोरे में रखो चाहे भगोने में रखो, रहेगा उसी शेप का वो ना, ये तो नहीं बदल जाएगा, तो उसकी बीमाएं भी निश्चित रहेंगी। और द्रव है, द्रव को तो आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार लेता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, तो इसका अनिश्चित बीमाएं भी होती हैं। और इसी तरीके से गैस भी है, गैस को भी जिस चीज में भरते हो उसी का आकार लेती है, मतलब उसी की लंबाई, उसी की चौड़ाई, उसी की ऊंचाई ले लेती है, तो इसकी भी अनिश्चित बीमाएं हैं। तो निश्चित बीमाएं सिर्फ ठोस की हैं, बाकी दोनों की अनिश्चित अनिश्चित हैं। इसके बाद इसका गुणधर्म है बहाव। बहाव जो है, बहाव कैसा होता है, तो भाई ठोस चीज तो बहती ही नहीं, वो क्या होती है, कठोर, वो नहीं बहेगी, तो उसका बहाव क्या होता है, कठोर होता है। अच्छा, लिक्विड है, द्रव है, द्रव बहता है, पानी है वो बहता है, तो उसमें बहाव होता है। और गैस में भी बहाव होता है, गैस को अगर आप छोड़ दो तो वो उड़ती उड़ती चली जाएगी, तो उसके अंदर भी बहाव होता है। अच्छा, संपीड़ित, इसको संपीड़ित समझना, संपीड़ित, ठीक है। ये जब मैं इसको लिख रहा था तो इसमें लिखा नहीं जा रहा था, ठीक है, हिंदी में संपीड़ित लिखा नहीं जा रहा था, ये बन गया ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसको संपीड़ित लिखना। तो संपीड़ित का मतलब है, संपीड़ित का मतलब है अगर आप किसी चीज को दबाओ, संपीड़ित, किसी चीज को अगर दबाओ, अगर वो दब जाती है तो उसको बोलेंगे ये संपीड़ित है, और वो नहीं दबती तो उसको बोलेंगे असंपीड़ित है, ठीक है। तो आपका ठोस कोई भी चीज होगा उसको आप दबा के छोटा कर सकते हो क्या, नहीं भाई। लोहा का टुकड़ा क्या है, ठोस होता है, आप उसको दबा के छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब ये क्या है, असंपीड़ित है, ठीक है। जो द्रव होता है, पानी, पानी ये क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा दबा सकते हो, पूरा इसको भी दबा नहीं सकते, ठीक है। भाई किसी चीज में भर दिया जाए, मान लो जैसे ये आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, इसके अंदर पानी भरा है, ढक्कन बंद है, आप इसको दबा दोगे क्या, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दबता है, थोड़ा सा दबेगा पर बिल्कुल पूरा नहीं दब जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम संपीड़ित होता है। और जो आपकी गैस है, गैस आप गुब्बारे के अंदर भरो, ठीक है, फूंक के भर दो, और उसको क्या दबाओगे तो दबेगा, हाँ दबेगा, पर ये क्या होता है, इन दोनों की तुलना में, ठोस और द्रव की तुलना में अधिक संपीड़ित होता है। ये नहीं कि आप दबा के बिल्कुल गायब ही कर दोगे, आप गुब्बारे को इधर से दबाओगे तो उधर से फूल जाएगा, इधर से दबाओगे उधर फूल जाएगा, मतलब गायब ही नहीं हो जाएगा दबाने के बाद, ठीक है। तो ये अधिक संपीड़ित होता है, ठीक है, मतलब दबता है, ये ज्यादा दबता है, किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में और ठोस की तुलना में, ठीक है। अच्छा, इसका अगला गुण है आयतन। इसका अगला गुण है आयतन। आयतन, ठीक है, मतलब ये कितने जगह में ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, इसका क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस का, ठोस का मतलब ये किसी शेप में है तो उसी शेप में ही रहेगा, उतनी ही जगह लेके रखेगा, ठीक है। और इसी तरीके से द्रव है, द्रव भाई अगर 1 किलो है, आप उसको चाहे कटोरे में रखो चाहे डल्लू में रखो, रहेगा 1 किलो ही ना, गलत उदाहरण दे रहे हो तुम। इसके बाद अगला गुण है आयतन। आयतन के आधार पे, आयतन मतलब ये जगह कितनी लेता है, ठीक है। तो बर्फ का मान लो एक टुकड़ा है, आप इसको कहीं भी रखो, जितनी जगह ले रहा है उतनी ही लेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो इसका क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। इसी तरीके से द्रव है, द्रव को आप कहीं भी रखो, जितनी जगह ले रहा है उतनी ही जगह लेगा, ठीक है, इसका भी निश्चित होता है। पर आपका जो गैस है, गैस को आप
छोड़ दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। छोटे गुब्बारे में दबा के भर दो, किसी चीज में सिलेंडर में दबा के भर दो तो उतने में ही रहेगी। खुले में रख दो और ज्यादा दूर फैल जाएगी, मतलब इसको जितना जगह दोगे उतने में ही फैलती चली जाएगी। तो इसका क्या होता है, अनिश्चित आयतन होता है, ठीक है। जगह घेरने की इसकी जो क्षमता है ये अनिश्चित है, कितना भी ले लेगी, जितनी जगह दे दो पूरे कमरे में फैला देगी, ठीक है। मतलब देखो जैसे थोड़ी सी आपकी वो क्या होती है, एलपीजी जो घर वाली चूल्हे वाली गैस होती है, थोड़ी सी लीक होती है पूरे कमरे में खुशबू आने लगती है, ठीक है, पूरे कमरे में आने लगती है। मतलब इसको कहीं पे भी डालो, अगर छोटा कमरा होगा तो फिर छोटे में ही आएगी, बड़े में डाल दोगे पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये जितना जगह दे दो उतने में ही फैल जाती है, मतलब इसका आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। अब इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो निश्चित में आज मेज ईंट लिख सकते हो, द्रव में आप पानी दूध लिख सकते हो, और गैस में आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, मीथेन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्थाएं हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद हम आ जाते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, मतलब ठोस में है तो द्रव में कैसे ले जाएंगे, द्रव से गैस में कैसे ले जाएंगे, या ये बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, ये सब कुछ समझेंगे। तो भाई देखो जैसे पानी है, पानी को बच्चे लोग, पानी को आप ठोस में भी देखते हो, ठीक है, और गैस में भी देखते हो, बर्फ भी बना देते हो और भाप भी बना देते हो, मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा के, उसका तापमान बढ़ा के, ठीक है। पानी रखा, पानी को उबाल रहे हो, उसमें टेम्परेचर दे रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ाओगे पानी उबलने लगेगा और भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब भाप में बदल गया, ठीक है। तो एक तो आपका है तापमान में बदलाव करके, दूसरा है दाब में बदलाव करके, उसको दबा के भी बदला जा सकता है, ठीक है, उसको दबा के भी बदला जा सकता है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। जो आपकी एलपीजी गैस आती है, एलपीजी जो सिलेंडर आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गैस होती है ये आप सिलेंडर अगर हिलाओगे तो आपको लगेगा पानी जैसे इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी के रूप में ही रखी रहती है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ये दबा के उसमें भरी जाती है, प्रेशर से, मशीनों से इसको दबा के भरा जाता है। तो ये तो होती है गैस फॉर्म में, पर जब इसको अधिक दबाव डाला जाता है तो ये लिक्विड बन जाती है, द्रव बन जाती है, पानी के रूप में भरी होती है। और जैसे ही हम गैस से चूल्हे में लगाते हैं, पर चूल्हे में निकलती है तो क्या हो जाती है, फिर गैस बन जाती है। मतलब इसका दबाव सिलेंडर से जब निकली तो क्या हो जाता है, दबाव कम हो जाता है और फिर ये गैस रूप में बदल जाती है। तो ये है दो तरीका, एक तो है तापमान में बदलाव करके, दूसरा है दबाव में बदलाव करके। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो तापमान में बदलाव करके, एक दाब में बदलाव करके। अब तापमान में कैसे बदलाव करके किया जा सकता है, मान लो कोई चीज है ठोस, ठीक है, कोई चीज है ठोस, ये ठोस है, ठोस को हमने क्या किया, तापमान बढ़ाया, जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ को क्या किया हमने, तापमान बढ़ा दिया, मतलब बाहर ला के रख दिया, फ्रिज से बाहर निकाल दिया, क्या होगी, गलना शुरू हो जाएगी। तापमान ये एरो दिखा रहे हैं, मतलब इसका तापमान प्लस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, द्रव बन जाएगी, पानी बन जाएगी, ठीक है। अब द्रव बन गई, पानी के रूप में आ गई, अब इसका तापमान और बढ़ाएं और इसको हम ले गए चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसके नीचे आग जला दी, मतलब और तापमान बढ़ाया। अब क्या होगा, ये पानी उबलेगा और भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब गैस में बदल गया, ठीक है। तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में तापमान बढ़ाते गए और ये तीनों अवस्था में बदल गया। अच्छा, इसका रिवर्स भी किया जा सकता है, उल्टा, मतलब गैस से द्रव में भी लाया जा सकता है और द्रव से ठोस में भी लाया जा सकता है। हाँ, लाया जा सकता है। गैस से कैसे लाया जा सकता है, देखो आपके घर पे जब खाना बन रहा होता है, जैसे चावल उबल रहा है, ठीक है, तो आप देखते हो भाप बन रही है और जो तख्तरी है, तख्ती जिससे ढक के रखते हैं मतलब चावल को, उस पर देखो बूंदें टपकने लगती हैं पानी की। तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आपकी भाप बन रही है वो जाके प्लेट जो रखी गई है, मतलब थोड़ा ऊपर रखो, जहाँ भाप उबल रही है उसके थोड़ा ऊपर प्लेट रखो और प्लेट के ऊपर रख दो बर्फ, मतलब प्लेट हो जाए ठंडी। तो जब गरम गरम भाप जाके प्लेट पे लगेगी, उस पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी और वो बूंद बूंद करके टिपकना शुरू हो जाएगी। मतलब गैस से क्या बन गई, द्रव बन गई। कैसे बन गई, उसके तापमान में चेंज किया। जहां पानी, चावल में पानी उबल रहा था वो तो क्या था, वहां पे तापमान ज्यादा था, पर जब प्लेट पे लगा, प्लेट के ऊपर आपने क्या रखे, बर्फ के टुकड़े रखा है और प्लेट हो गई है ठंडी, तो वहां का तापमान क्या है, कम है। तो वहां पे जैसे ही गई, प्लेट पे लगी, ठंडी हो गई और वो द्रव बन गई, पानी की बूंदें टपकने लगी। तो इसका क्या किया हमने, तापमान घटाया। तो गैस से जब तापमान हमने घटाया, ये माइनस का सिंबल लगा रहे हैं, तो ये बन गई द्रव। और फिर द्रव से तापमान और घटाएंगे
तो जैसे आप पानी ले जाते हो फ्रिज में रख देते हो तो क्या हुआ भाई, बाहर का तापमान फ्रिज की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। और फ्रिज के अंदर क्या होता है, बहुत ठंडक होती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पानी आपका ठोस यानी कि बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो वहाँ पे तापमान और घटा दिया तो बर्फ बन गया। समझ गए, तापमान बदलाव करके। अच्छा, अब दाब बदलाव करके करते हैं। इसी तरीके से अगर ठोस से हमें द्रव बनानी है तो उसका दाब क्या करो, घटा दो। ठोस है कोई चीज, ठीक है, उसको द्रव बनानी है तो उसका दाब घटा दो, और द्रव से अगर गैस बनानी है तो उसका दाब और घटा दो, गैस बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो द्रव रूप में होती है, उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, मतलब आपके चूल्हे पे आती है, वो गैस रूप में बदल जाती है। कैसे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर दाब होता है, चारों तरफ से सिलेंडर पूरा लोहे का बना हुआ है, उसको दबा के रखता है, पर बाहर आते ही फ्री हो जाती है, मतलब उसका दाब कम हो जाता है, गैस रूप में बदल जाती है। इसी तरीके से जब इस गैस को भरा जाता है तो मशीन के जरिए इसको दबा के भरा जाता है, ठीक है, कंप्रेस करके भरा जाता है, तो ये सिलेंडर के अंदर आते ही द्रव रूप में बदल जाती है। और फिर अगर द्रव को और आप दबाओगे तो ये ठोस रूप में भी बदल जाती है, ठीक है। तो इधर लिख रहे हैं प्लस, मतलब कि इसका ठोस से द्रव में कब जाएगी, जब इसका दाब बढ़ाओगे, और द्रव का दाब और बढ़ाओगे तो ये ठोस में बदल जाएगी, ठीक है। इसको समझ लिया। अच्छा, तापमान परिवर्तन के प्रभाव अब हम समझते हैं भाई, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ये तापमान परिवर्तन के प्रभाव, इसमें 3 बिंदु हैं। सबसे पहला है गलनांक बिंदु, दूसरा है क्वथनांक बिंदु, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और इसी के साथ निक्षेपण भी पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, 2 चीजें हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। गलनांक बिंदु क्या होता है भाई, गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, कोई चीज आप इतना गर्म करो कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, वही कहलाएगा गलनांक बिंदु। जैसे लोहे को गला के द्रव बना के कोई नई चीज का बनाया जाता है, ठीक है, कोई नई चीज बनाई जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, लोहे को इतना गर्म करते हैं कि वो लिक्विड बन जाता है। तो जिस कंडीशन पे लोहा लिक्विड बनना शुरू होता है, द्रव बनना शुरू होता है, उसको बोलेंगे, उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, ठीक है। तो गलनांक क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है, गलनांक बिंदु कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, आपकी बुक के अंदर भी होगा, ठीक है। इसमें देखो, एक आपका बर्फ लिया गया है, बर्फ का टुकड़े दिख रहे हैं इसके अंदर। एक ये आपका लिया गया है बीकर लिखा गया, बीकर। ये आपका लिखा गया है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को नापता है, ठीक है। नीचे देख रहे हो एक चिमनी लगी हुई है, बर्नर, जिससे आग जल रही है, और ये एक स्टैंड है लोहे का स्टैंड है, जिसके द्वारा ये थर्मामीटर को पकड़ के रखा गया है, ठीक है। ये कांच की छड़ है, इसको घुमाने के लिए, ठीक है, बर्फ को घुमाने के लिए। ये आग लगा दी, इसमें जल रहा है। ये क्या होगा, ये बर्फ गलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आग लगाएंगे तुरंत तो नहीं हुई, थोड़ी देर बाद ये गलना शुरू हो जाएगी। तो जब ये गलना शुरू होगी तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर पे, वही उसका क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा समझो, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। समझ गए। अच्छा, इसके बाद गलनांक को प्रसुप्त ऊष्मा, गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा, ये क्या होती है भाई, कोई चीज आप गलाना शुरू कर रहे हो, जैसे लोहे का टुकड़ा है, लोहे के हैं, ठीक है, आप उसको रख दिए, भट्टी में रख दिए और आग जलाया, क्या आग जलाते ही गलना शुरू हो जाएगा, नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले उसका तापमान बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 200, 300, 400, जितनी डिग्री सेल्सियस उसको गलना है उसी पे गलेगा। तो उसके बीच में आपने जितनी भी उसमें ऊष्मा दी है, मतलब जितना आग जलाया है, वो सब क्या कहलाती है, गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। मतलब उसका गलना शुरू होने के पहले जितनी आपने उसमें ऊष्मा दी है, जितनी आग जलाई है, वो सारी की सारी आग जो जली है वो कहलाती है गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब देखो परिभाषा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मतलब आप इसी जो आपका वातावरण है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, 1 केजी ठोस ले रहे हो, कोई भी चीज ठोस हो सकती है, उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी,
ठीक है, जितनी आपको आग जलानी पड़ेगी, आग जलाओगे ऊष्मा निकलती है उसमें, ठीक है, होगी, उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वथनांक बिंदु है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु होता है बॉइलिंग पॉइंट, कि कोई चीज कितने टेम्परेचर पर, कितने तापमान पे उबलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे पानी है आपका, पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है। आप पानी रख दो भगोनी में और उसको जलाओ, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा उतने पे पानी क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। और जब उबलना शुरू हुआ तो उस टाइम क्या होगा, भाप भी बन रही होंगी बहुत तेजी से, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक बिंदु कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका भी वही डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिया गया है, पानी ले लिया गया, जल ले लिया गया, बीकर ले लिया गया और इसको जलाया गया। ये पानी जब उबलना शुरू हुआ उस समय इस थर्मामीटर में देखा टेम्परेचर, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसका पानी का क्या कहलाएगा, गलनांक और क्वथनांक बिंदु कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये पानी क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु के नीचे है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगर 1 kg द्रव लिया गया है तो उसको बॉयल करने में जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। कि इतनी ऊष्मा दे देंगे तो वो अभी उबलना शुरू हो जाएगा, वो आपकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये क्या होता है, किसी ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई ठोस चीज है वो द्रव में न जाए, सीधा बदल जाए आपका भाप में, ठीक है, वाष्प या गैस में बदल जाए, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जो आपका कपूर है, कपूर को आप कभी पानी के रूप में देखें, लिक्विड के रूप में नहीं देखा होगा, क्योंकि कपूर जो होता है, कपूर सीधा भाप में बन के उड़ जाता है, वो लिक्विड द्रव नहीं बनता, द्रव के रूप में उसको नहीं देखोगे। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, निक्षेपण क्या है, निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा है। निक्षेपण क्या है, ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा है, कि कोई चीज गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। कोई चीज गैस है वो द्रव में नहीं बन रही है, सीधा ठोस में बन जा रही है, उसको निक्षेपण कहते हैं। ये कपूर वाला ही है, इधर देखो डायग्राम इधर रखा गया है, देखो ये देखो चीनी मिट्टी की एक प्याली रखी गई है, इसके अंदर रखा गया है कपूर रखा गया है, ठीक है। ये ठोस बना हुआ कपूर यहाँ पे है, यहाँ पे भी कपूर क्या है, ठोस ही है, ठीक है। ये देखो ये है आपकी एक उल्टा रखा हुआ कीप है, ये कांच की होती है, ठीक है, कीप है उल्टा रखो, यहाँ पे लगा दिया है रुई का टुकड़ा लगा दिया है, ताकि जब इसको गर्म करें, इस कपूर को यहाँ से गर्म करें तो जो ये गैस बने ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पे लगा दिया कि रहे इसी के अंदर, ठीक है, ठोस बना हुआ। जब इसको गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ से कपूर गायब हो जाएगा और यहाँ पे जाके देखो चिपक गया है। तो ये क्या होगा, कपूर पहले भाप बनेगा, भाप जाके भाप बनने के बाद ऊपर आएगा, ऊपर यहाँ पे ठंडा है, ठंडा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस फिर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भाप बना और फिर यहाँ पे ठंडा हो गया, तो मतलब ठोस से डायरेक्ट भाप में बनना आपका क्या कहलाया, ऊर्ध्वपातन। और फिर भाप से यानी कि गैस से आपका फिर ठोस बनना आपका निक्षेपण कहला रहा है। तो दोनों चीज यहीं पे आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका उदाहरण होगा अमोनिया क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली, ठीक है। जो नेफ्थलीन की गोली कपड़ों में रखी जाती है, देखा होगा घर में ट्रंक रंक है, उसके अंदर एक गोली रखते हैं जिसको फुनैन की गोली भी बोलते हैं, तो वो नेफ्थलीन की गोली होती है, ठीक है, उसको फुनैन की गोली भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फुनैन की गोली या नेफ्थलीन, कपूर हो गया, और अमोनिया क्लोराइड होता है, ये भी एक चीज है, ये घर पे तो आपके नहीं होती है, ये भी है अमोनिया क्लोराइड, पर कपूर और नेफ्थलीन की गोली आपके घर पे ही आपको दिख जाती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया
सब कुछ इधर, ठीक है। ताप परिवर्तन के प्रभाव में कि तापमान को परिवर्तित करेंगे तो क्या क्या प्रभाव आते हैं, कोई चीज़ उबलना शुरू हो जाती है, कोई मेल्टिंग हो जाती है और कोई का निक्षेपण होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, सब कुछ हमने समझ लिया। इसके बाद है आपका दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव कि दाब को अगर बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम में आ जाओ। ये आपका एक है सिलेंडर। सिलेंडर समझ रहे हो, जैसे आपकी हवा भरने की पाइप होती है, उसके अंदर क्या लगा होता है, वो सिलेंडर कहलाता है। उसके अंदर एक वार्सल लगा हुआ था और एक बीच में से सीख सी होती है, जिससे दबाते हैं तो गैस हवा क्या होती है, यहाँ से ऐसे लगा होता है, जिधर से निकल के हमारी साइकिल की टायर में जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक है, एक सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है, एक ये सिलेंडर है बाहर की बॉडी, जिसके अंदर बीच में हवा है। तो इसको जब हम पिस्टन को दबाएंगे तो ये क्या होगा, हवा के कण जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, दब के यहाँ पे आ गए। और अगर इसको दबाया जाएगा तो बिल्कुल देखो कण क्या आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए, ठीक है। यानी कि ये ठोस अवस्था में हो गया, ठीक है। पहले क्या था, बहुत दूर दूर थे कण, पिस्टन को दबाया और नजदीक आए, पिस्टन को और दबाया, बिल्कुल नजदीक आ गए। तो ये क्या है, दाब परिभाव के प्रभाव, दाब से हम प्रभाव ला रहे हैं। इसको देखो, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कण के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब यहाँ पे तापमान भी कम रखा गया है, ठीक है, तापमान भी कम रखा गया। तापमान अगर बढ़ा देंगे तो ये गैस होगी और दूर भागेगी, ठीक है। तापमान ज्यादा रहता है तो गैस और फैलती है। तो तापमान घटाएंगे और पिस्टन को दबाएंगे। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, मतलब संपीड़ित मतलब दबाएं, तो कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तो गैस क्या होगी, द्रव में बदल जाएगी, और दबाएंगे तो ठोस में बदल जाएगी। तो दाब बढ़ाने से कण नजदीक आते हैं। दाब यहाँ पे देखो कण दूर दूर थे, और दबाए तो और नजदीक आए, और दबाए और नजदीक आ गए। दाब बढ़ाने से कण नजदीक आने हैं, दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। अभी मान लो इसको फिर छोड़ोगे तो फिर ऐसे दूर हो जाएंगे, और छोड़ोगे फिर और दूर हो जाएंगे। तो दाब घटाने से कण दूर हो जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठोस। अब ठोस कौन सी होगी भाई, आपने हॉस्पिटल गए होगे तो वहां पे देखा होगा एक सिलेंडर अग्निशमयक यंत्र टांगा हुआ होता है, या कोई नई गाड़ी लेते हैं 4 व्हीलर तो उसमें भी एक सिलेंडर लगा होता है रेड का, उसमें आग का सिंबल होता है और क्रॉस रहता है, ठीक है, कि आग को किल करने वाला। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। और जब उसको कहीं पे आग लग जाती है, उस सिलेंडर को खोलते हैं, उसके अंदर से सफेद सफेद सी गैस निकलती है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भाई, अपने अंदर से ना ऑक्सीजन को पार नहीं होने देती है, उसके अंदर से ऑक्सीजन इधर से उधर नहीं जा सकता, वो रोक के रखती है, जिसकी वजह से जब जहां आग लगती है वहां पे छोड़ देते हैं, उसके चारों तरफ वो फैल जाती है और आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए आग बुझ जाती है, क्योंकि आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ। ये क्या होती है, ये क्या है, दाब परिवर्तन के प्रभाव का उदाहरण है आपका, ठीक है। इसको जब सिलेंडर में रखा गया होता है तो क्या होती है, उसको खोलते हैं ना तो गैस के रूप में लिखती है। अगर जब हम खोलते हैं उसी चीज को किसी तरीके से दबा के, जैसे कपड़े से दबा के रख लिया जाए, जब खोला जाती है कपड़े से दबा के रख लोगे तो ये सूखी बर्फ बन जाएगी, ठोस एक ठंडी सी चीज बन जाएगी, सूखी बर्फ बन जाएगी, ठीक है। उसी को शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप हो गया दाब परिवर्तन के प्रभाव। उसके बाद एक डायग्राम है आपकी बुक में, ठीक है। अगर कोई चीज द्रव में है, द्रव से गैस पे ले जा रहे हो तो उसका वाष्पीकरण करते हैं, वाष्पीकरण कहा जाता है। और गैस से अगर द्रव में ला रहे हो तो उसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। गैस से अगर ठोस में ले जा रहे हो तो उसको कहते हैं निक्षेपण। गैस से सीधा ठोस में ले जा रहे हैं तो निक्षेपण, और ठोस से डायरेक्ट गैस में ले जा रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अच्छा, ठोस से द्रव में ले जा रहे हैं तो उसको कहते हैं संगलन। ठोस से द्रव में ले जा रहे हैं तो उसको कहते हैं संगलन, और द्रव से ठोस में ले जा रहे हैं उसको कहते हैं जमना। जैसे पानी को रखते हो फ्रिज में तो वो ठोस बन जाता है, मतलब जम गया, जमना, ठीक है। ये डायग्राम आपने समझ लिया। इस तरीके से बच्चों आपका कक्षा विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ हो गया खल्लास। वन शॉट हमारे आसपास के पदार्थ खल्लास, एक ही वीडियो में हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो अगर 10 कमेंट आ जाते हैं कि हाँ इसके आंसर क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लिए